और सबसे बड़ी बात है कि राजस्थान के 25 जो विधायक हैं, 3 राज्य मंत्री हैं, एक सेंटर के मंत्री हैं। इसी के साथ में हमारे 4 सांसद लगातार इस मामले की अपडेट ले रहे हैं, जिनमें सर्वाधिक हमारे जो आरएलपी के जो सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल जी ने और लोकसभा के बाहर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है। कल भी उन्होंने कहा कि चाहे जाना पड़े, चाहे मुझे गुजरात में गोंडल जाना पड़े, राजकुमार जाट को न्याय दिलाने के लिए हम हर बरकस वो प्रयास करेंगे। मैं उनको कहना चाहूंगा मीडिया के माध्यम से, क्या यही गुजरात मॉडल है कि एक हत्या करके, एक किसान के बेटे की निर्मम हत्या करके फेंक दिया जाता है और न्याय के लिए कई दिनों से परिवार दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। जब सीबीआई से जांच होगी तो सारा सबके सामने पूरे देश के पटल के ऊपर रखा जाएगा कि किन कारणों से हमारे भाई की हत्या हुई है। आप बताओ, जिसका इतना बड़ा सपना था और परिवार वारे की बिजनेस करके एक बच्चा बड़े सपने लेके वहां गया था गुजरात में, और ये गुजरात मॉडल सब जगह पूरे देश के अंदर पेश कर दिया। आप बताओ, इस प्रकार से मर्डर करके। उस डॉक्टर की जो बयान आया, उसने कहा है कि मैंने मेरे 30 साल के करियर में ऐसा पोस्टमार्टम नहीं देखा। सरकार की औकात है, मैं वहाँ के प्रशासन की औकात है कि उसके टच कर सके। आप इन्हें पूरे गुजरात वालों की स्थिति हमने देखी है वहाँ पे जाके, कि वहाँ पर भी लोग कहीं ना कहीं उसके डर से सहमे हुए हैं। जब तक FIR दर्ज नहीं होगी हम चैन से नहीं बैठेंगे। चाहे ये लड़ाई हमें गुजरात में जाके लड़नी पड़े, चाहे दिल्ली में जाके लड़नी पड़े, ये लड़ाई हम पूर्ण जोर तरीके से लड़ेंगे। जो गोस्वामी जो PI, इसकी जो फर्स्ट जो जांच कर रहा अधिकारी, उसने सेम का सेम बनासकांठा के उस अपहरण केस के अंदर उसने किया था। उसमें 6 महीने के लिए पुलिस से निलंबित भी हुआ था। इसमें जितने अधिकारी, चाहे SP को देखो, आपने कल जो रिपोर्ट दी इन्होंने, इतना सोशल मीडिया और इतनी हमने गुहार लगाने के बाद भी उस रिपोर्ट के अंदर डॉक्टर ने साफ जो सेकंड जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, मेडिकल टीम ने कहा कि जब भी शरीर के कपाल को पोस्टमार्टम किया जाता है तो 60 टाँके लगते हैं। इन लोगों ने 12 टाँके लगाए। इन्होंने पोस्टमार्टम को भी फर्स्ट में तो पूरे एविडेंस इन्होंने मिटाने की पूरी कोशिश की है। पूरे के पूरे फर्स्ट जो इन्होंने पंचनामा दिया है, उसमें चाहे एम्बुलेंस की जो भूमिका वो संदिग्ध रही है। इसमें जो पुलिया के ऊपर रॉन्ग साइड से जो वहाँ का लोकल गैंगस्टर है मुसलमानों का, उसकी गाड़ियों का वहाँ पे मूवमेंट रहा है। पूरे के अंदर पुलिस ने हर एविडेंस को मिटाने की कोशिश की है। PI रजिस्टर में जो कार्ड छाट है तो पूरा स्पष्ट हो गया। ये तो साफ लोकतंत्र की हत्या हो रखी है गुजरात में। वहां पे बीजेपी की सरकार, राजस्थान में बीजेपी की, केंद्र में बीजेपी, तो किसको, क्या जयराम जडेजा को बीजेपी की सरकार उसको बचाना चाहती है, वो एक अलग उनकी मंशा है। लेकिन सीबीआई को जांच देते ही सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, और हम लोग भी चाहते हैं सीबीआई की जांच से खुलासा हो आखिर हुआ क्या है। नमस्कार મિત્રો, રાજકુમાર ચૌધરી હત્યા કેસ છે કે પછી રાજકુમાર ચૌધરીનો અકસ્માત થયો એ આજે પણ ચર્ચામાં છે। ફોરેન્સિક રિપોર્ટ આવ્યો, લાકડી વડે માર મારવામાં આવ્યો, ગુદાના ભાગે ચીરાના નિશાન સામે આવ્યા અને સવાલો થયા કે આ બધું આમનામ સામે ન આવે। તેને શું 2 તારીખ 2 માર્ચના રોજ જે ઘટના બની તેમાં જયરાજસિંહ જાડેજાના ઘરે, ગણેશ ગોંડલના ઘરે ખરા અર્થમાં તેને માર મારવામાં આવ્યો હતો, અને નથી માર મારવામાં આવ્યો તો શા માટે 14 સેકન્ડથી વધુના CCTV જાહેર નથી કરવામાં આવતા? આ સવાલ છેલ્લા લાંબા સમયથી છે। ફરી એને સવાલ થઈ રહ્યા છે। હવે અપડેટ એ છે કે આક્રોશ સભા મળવા જઈ રહી છે રાજસ્થાનમાં, અને આજ આંદોલન સાથે જોડાયેલા નેતાઓ સાથે, આંદોલનકારીઓ સાથે આપણે વાત કરવી છે, તેમનું શું કહેવું છે। જયંત મુંડ છે, જેઓ એડવોકેટ છે, કુલદીપ દેવા છે કે જેઓ જાટ સમાજમાંથી આવે છે, આગેવાન છે, શરવણ ચૌધરી છે, ડોક્ટર શરવણ ચૌધરી રાષ્ટ્રીય લોકતાંત્રિક પાર્ટીના કાર્યકારી સદસ્ય છે, જે હનુમાન બેનીવાલ જેમણે આ મુદ્દો ઉઠાવ્યો તેમની પાર્ટીમાંથી આવે, તેમની સાથે વાત કરવી છે। રાજસ્થાનમાં શું સ્થિતિ છે, ગુજરાતમાં શું પડઘા પડી શકે છે, અને ખરા અર્થમાં જયરાજસિંહ જાડેજા તેમના પરિવારના આ કેસ નુકસાન કરવા જઈ રહ્યો છે કે પછી હવે સ્થિતિ થોડી બદલાય છે, તમામ મુદ્દે વાત કરીશું। સૌપ્રથમ જયંત ભાઈ સાથે વાત કરીએ। जैन जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? आ रही है। सबसे पहले मैं आपको ये पूछना चाहूंगा कि अब आक्रोश सभा मिलने जा रही है, क्या होगा आक्रोश सभा में? वहां तो आक्रोश देखने को मिलेगा, पर क्या इधर दबाव आएगा जयराजसिंह जाडेजा उनके परिवार पर? देखिए, उनके परिवार पे तो पूरा दबाव अभी आ गया है, और लगातार आप देख रहे हैं कि हमारे भी वहाँ पे जो लोग हैं, जो इसकी टीम के अंदर जो साथी हैं, जो इसमें आस्तीन के सपोल है, वो हमें पूरी सूचना दे रहे हैं कि उनके फोटो पे फेफड़ी आ गई है। अभी ना घर से निकल रहे, ना कोई ऐसी बयानबाजी कर रहे। और इस आंदोलन को लेके हम लोग आज शाम को ट्विटर पे ट्रेंड कर रहे हैं,
और इसी के साथ में कल जो आक्रोश सभा होगी उसमें सभी राजनीतिक दलों के साथ साथ में सभी सामाजिक संगठनों और छात्र नेताओं को हमने न्योता दिया है जी। तो बड़ी मात्रा में लोग भी देखने को मिलेंगे आक्रोश सभा में। बिल्कुल बड़ी मात्रा में यहाँ सारे के सारे लोग यहाँ पे आएंगे और बहुत ही बड़ा जनसैलाब यहाँ पे कल की आक्रोश सभा में रहेगा। पूरे सरकार में हम अपनी बात रखने के लिए हम सारे नेताओं से भी हमारी बातचीत हुई है और सबसे बड़ी बात देखिए राजस्थान के 25 जो विधायक हैं, 3 राज्य मंत्री हैं, 1 सेंटर के मंत्री हैं, इसी के साथ में हमारे 4 सांसद लगातार इस मामले की अपडेट ले रहे हैं, जिनमें सर्वाधिक हमारे जो आरएलपी के जो सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल जी ने लोकसभा के बाहर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है। कल भी उन्होंने कहा कि चाहे जाना पड़े, चाहे मुझे गुजरात में गोंडल जाना पड़े, राजकुमार जाट को न्याय दिलाने के लिए हम हर बरकस वो प्रयास करेंगे। इसी के साथ में लोकसभा में उम्मीदवार राम बेनीवाल जी ने भी ये मुद्दा उठाया था। राहुल कुशवाहा जी लगातार अपडेट ले रहे हैं, अमरा राम जी भी इसके अंदर लेटर चिट्ठी लिखी है और पूरे राजस्थान में इसका बहुत बड़ा आक्रोश है। ये तो हेलो क्या हो गया धर्मेश भाई, दोबारा चालू करना पड़ेगा, क्या गड़बड़ हो गया आप? जी कैमरे की थोड़ी दिक्कत थी, हो गई है वो तो ठीक। बात यह है कि मैं शरवण जी के पास आ रहा हूँ। शरवण जी आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है। शरवण जी बात यह है कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी अब इस मुद्दे में है। अभी हमने इसके पहले 2-3 डिबेट के पहले हमने ऐसा सुना था कि हनुमान बेनीवाल जब कोई भी मुद्दे पे गिरते हैं या फिर वो मुद्दा उठाते हैं तो उसके अंत तक जाते हैं। आपको लगता है कि अभी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी हनुमान बेनीवाल इस मुद्दे को लेकर बात कर चुके हैं तो भी आगे तक जुड़े रहेंगे और इसको न्याय मिलेगा? देखिए राजस्थान के अंदर हक और अधिकारों की लड़ाई कोई लड़ता है तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और हनुमान बेनीवाल जी, एक किसान के बेटे की, जिसका एक बहुत बड़ा सपना था, जिसका ये सपना था कि वो एक आईएएस आईपीएस बने, यूपीएससी की तैयारी कर रहा था और गुजरात के अंदर उसकी निर्मम हत्या कर दी जाती है बाहुबलियों के द्वारा और हत्या होने के बावजूद इतने दिनों तक एफआईआर दर्ज नहीं होना और एक न्याय के लिए दर दर की ठोकरें परिवार खा रहा है, परिवार गुहार लगा रहा है। और गृह मंत्री जी खुद जो है गुजरात के क्षेत्र से आते हैं, प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमारा गुजरात मॉडल, मैं उनको कहना चाहूंगा मीडिया के माध्यम से, क्या यही गुजरात मॉडल है कि एक हत्या करके, एक किसान के बेटे की निर्मम हत्या करके फेंक दिया जाता है और न्याय के लिए कई दिनों से परिवार दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। मैं आपको कहना चाहूंगा कि हनुमान बेनीवाल जी ने पुरजोर तरीके से लोकसभा के अंदर मजबूती से देश के अंदर आवाज उठाई। जरूरत पड़ी, यदि समय रहते यदि ये सब कुछ नहीं हुआ तो हम लाखों की तादाद में राजस्थान से गुजरात की तरफ कूच करेंगे और किसान के बेटे को न्याय दिला के मानेंगे। मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहूंगा कि राजस्थान में चाहे कोई सा ही मामला हो, हर जहां पीड़ित, शोषित, वंचित और गरीब तबके के व्यक्ति को हक अधिकारों की लड़ाई में हनुमान हमेशा साथ खड़े थे। तो मैं आपको पुनः ये निवेदन करूंगा कि गुजरात में ऐसा क्या बाहुबली है जिसको लेके अमित शाह जी का अभी तक मुंह नहीं खुल रहा है और उस बाहुबली के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है। ये कितनी बड़ी देश के अंदर विडंबना है कि इस प्रकार से किसान के बेटे की हत्या होती है और वहां के नेता उफ तक नहीं करते हैं। तो कहीं न कहीं ये लोग सरकारों से भी मिले हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि गुजरात की सरकार का देश के अंदर बहुत बड़ा फेलियर है। वो यदि न्याय नहीं दिलाते हैं तो गुजरात मॉडल की जो दुआई प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी देते हैं, मेरे हिसाब से इससे बड़ी शर्म की बात नहीं होगी। वहां के जो लीडर्स है, जो बीजेपी में है, जो अमित शाह के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के नजदीक है, उनसे बात हुई है, वो क्या कह रहे हैं इसको लेकर? देखिए, हर आदमी जब बात करते हैं तो ये कहते हैं जरूर न्याय मिलेगा, लेकिन किन कारणों से उसकी हत्या हुई, किसने हत्या की, कौन हत्यारा है और किस प्रकार से इस हत्या को
वो अलग ही मोड़ देने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए ये सीबीआई से, हमने तो सीबीआई से जांच की मांग की थी कि जांच सीबीआई से हो और सीबीआई दूध का दूध और पानी का पानी करे कि इस भाई की हत्या किन कारणों की वजह से हुई है और क्या कारण रहा जिसकी वजह से ये हत्या हुई है। मैं निवेदन करूंगा कि इसकी सीबीआई से जांच हो। हनुमान बेनीवाल जी ने तो यही मांग की थी कि इसकी राजकुमार जाट के हत्याकांड की जांच सीबीआई से हो। जब सीबीआई से जांच होगी तो सारा सबके सामने पूरे देश के पटल के ऊपर रखा जाएगा कि किन कारणों से हमारे भाई की हत्या हुई है। आप बताओ, जिसका इतना बड़ा सपना था और परिवार वारे की बिजनेस करके एक बच्चा बड़े सपने लेके वहां गया था गुजरात में, और ये गुजरात मॉडल सब जगह पूरे देश के अंदर पेश कर दिया। आप बताओ, इस प्रकार से मर्डर करके। जी श्रवण जी, कुलदीप जी के पास आ रहा हूँ। कुलदीप जी, अभी क्या नए समाचार है, क्या अपडेट्स है? क्योंकि आप तो वहाँ के जो जाट समाज है उसको भी अच्छी तरह से जानते हो, आपको पता है कि उसके अंदर क्या चल रहा है। तो माहौल कैसा है कि लोग अभी कल आक्रोश सभा है, अब क्या सोच रहे हैं, कल आएंगे तो क्या कहेंगे, और उसका दबाव गुजरात तक आएगा? जी बिल्कुल उसका दबाव आएगा। यहाँ पूरा राजस्थान का जाट समाज, जैसे ही जिन लोगों को भी नहीं पता, हमने इस माध्यम से एक मुहिम चला के सबको आज के दिन हर जाट समाज, हर राजस्थानी को ये इस घटना के बारे में नॉलेज है और कहीं ना कहीं आहत है। जब से उसकी वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, राजकुमार की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई है, उसके बाद तो ये कंफर्म हो गया कि ये हत्या हुई है और हमें किसी भी हद तक जाना पड़े, हम राजकुमार के हत्यारों को किसी भी हद तक बख्शेंगे नहीं। और हनुमान जी बेनीवाल ने जो मुद्दा उठाया उसके बाद में तो हर घर में ये बात गूंज रही है कि हमारे बच्चे को, निर्दोष बच्चे को मारा गया है। आज का यहाँ का राजस्थान का स्टूडेंट भी यही कह रहा है, उसकी भी यही पुकार है कि हमारा एक साथी, हमारा एक स्टूडेंट भाई को जिस प्रकार बाहुबलियों द्वारा मतलब इतने निर्मम हत्या की गई है। और उस डॉक्टर की जो बयान आया, उसने कहा है कि मैंने मेरे 30 साल के करियर में ऐसा पोस्टमार्टम नहीं देखा। तो उससे मतलब हर माता की पीड़ा है, हर जो भाई है, हर जो बाप है, जो हर परिवार में, हर तबके में मतलब इस बात का चर्चा है कि कहीं ना कहीं हमारे भाई के ऊपर अत्याचार हुआ है। और रतनलाल के परिवार के ऊपर तो एक पहाड़ सा टूट पड़ा और आज भी बेखौफ अपराधी घूम रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं सरकार, जो गुजरात की सरकार है, पहले जो गुजरात को जिस नजरों से देखा जाता था हमारे राजस्थान में कि गुजरात में बहुत अच्छा माहौल होगा, बहुत व्यापारी हमारे वहाँ गए हैं, सक्सेस हुए हैं और वहाँ का प्रशासन भी बहुत अच्छा है और वहाँ के लोग भी अच्छे, लेकिन जब से ये घटना हुई है सबसे सारा पूरा समाज सदमे में ये गुजरात में क्या चल रहा है। और जब सुन रहे हैं गोंडल के उस बदमाश की कहानी, उस जयराज जडेजा के बारे में, तब पूरी गुजरात की छवि को धूमिल हो गया। जो गुजरात में जो मॉडल पेश करे थे मोदी जी, उस मॉडल की ऐसे मान लो कि धज्जियां उड़ गई। यूपी बिहार को जो क्राइम बताया करते थे, इस घटना के बाद में यूपी बिहार का कहीं नाम तक नहीं है कि असली बदमाश तो गोंडल में बैठा है, असली हत्यारा जो खुलेआम घूम रहा है, जो न तो वहाँ की सरकार को बख्श रहा है, न तो सरकार की औकात है, न वहाँ के प्रशासन की औकात है कि उसके टच कर सके। आप इन्हें पूरे गुजरात वालों की स्थिति हमने देखी है वहां पे जाके कि वहां पर भी लोग कहीं ना कहीं उसके डर से सहमे हुए हैं। कुलदीप जी देखिए, अभी ये मामला आगे बढ़ता है, सवाल पूछते हैं तो सामने के लोग ऐसा कहते हैं कि वो तो अकस्मात था, वो तो बस ने अकस्मात किया था, वो बस वाला भी पकड़ा गया है, बस भी पकड़ा गई। फिर सामने वो जवाब देता, अगर आप पुलिस स्टेशन जाएंगे तो वो अब आपको भी वही जवाब मिलेगा कि वो मामला ऐसा है ही नहीं। तो अब आगे मामला किस तरह चलेगा? अगर न्यायिक जांच चाहिए, आपने सीबीआई तपास की भी मांग की है, पर न्याय चाहिए तो किस तरह आगे चलेंगे? हम तो चाह रहे हैं कि सीबीआई जांच हो इसकी, क्योंकि वहाँ के प्रशासन पे तो हमें कोई भरोसा नहीं। वहाँ के प्रशासन ने, वहाँ के पुलिस ने तो वो लिपापोती कर दी कि एक्सीडेंट हो गया, और वहाँ का वो ड्राइवर भी आ जाता है कि हाँ मेरे से एक्सीडेंट हो। कि एक जैसे फिल्म की स्टोरी नहीं चलती है कि हाँ किसी को पेश कर दो, हाँ मेरे से मरा है। और जब पोस्टमार्टम में ये साबित हो गया कि ऐसा एक्सीडेंट में कभी आज तक ऐसा कोई पोस्टमार्टम ही नहीं हुआ कि इस तरीके से एक्सीडेंट हुआ, कि कहीं ना कहीं वो उसके हाथ पैर जिस प्रकार मारा गया है तो एक निर्मम हत्या हुई है। तो वहाँ के प्रशासन पर हमें बिल्कुल भरोसा नहीं है। जब तक सीबीआई की जांच इसमें नहीं होगी, जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होगी, हम चैन से नहीं बैठेंगे। चाहे ये लड़ाई हमें गुजरात में जाके लड़नी पड़े, चाहे दिल्ली में जाके लड़नी पड़े, ये लड़ाई हम पूर्ण जोर तरीके से लड़ेंगे। और हमारा
जाट समाज ही नहीं, पूरे 36 कौम के लोग इसमें साथ हैं। जैन जी आपके पास आ रहा हूँ। जैन जी, अब गुजरात आने की तैयारी कब हो रही है? गुजरात आएंगे आप इधर प्रोटेस्ट करने के लिए? इधर के नेताओं को इधर विधानसभा के पास आप आएंगे अपना पक्ष रजू करने के लिए? अभी तो कल आक्रोश सभा है, उसके बाद में आज दूसरे ट्रेंड करवा रहे हैं, उसके बाद में आक्रोश सभा होगी। उसके बाद में भी हम हमारे जितने यहाँ के नेता हैं उन सारों को ज्ञापन दे रहे हैं। हम तो ये सोचते हैं कि जो मोदी जी और जो गृह मंत्री जी जो देश के अंदर, जैसे भाई साहब बता रहे थे कि जो विकास का मॉडल पेश कर रहे हैं, तो सोशल मीडिया के मार्फत और यहाँ ज्ञापन के मार्फत क्या पता उनको बुद्धि आ जाए और इसमें न्याय देते हैं। और यदि न्याय नहीं मिलता है इस मामले में, तो हम जाके जन चेतना करेंगे पूरे मेवाड़ के अंदर और पूरे राजस्थान के अंदर। और उसके बाद में जैसा कि हमारे सांसद, माननीय सांसद जी ने भी कहा था, चाहे जंतर मंतर जाना पड़े चाहे गोंडल जाना पड़े, जब भी सारे लोग एकजुट होकर हमारे लोग वहां का आह्वान करेंगे तो हम जरूर लाखों की संख्या में गोंडल में जाएंगे और उस राजा को चैलेंज करेंगे जो तथाकथित राजा बना हुआ है। उसको पहले भी कहा था कि उसके जितना भ्रम है, वही हल्दी घाटी वाली बात है, हमारी तो जितना उसका भ्रम है, दो दो हाथ करने के लिए हम तैयार हैं। कानून और न्यायपालिका काम नहीं करेगी। बात वो भी है कि आप तो गुजरात भी आए थे, आप इधर आए थे, राजकोट आए थे, आपने क्या देखा? अभी आप वहां पे राजस्थान आक्रोश सभा मिलने जा रही है, तो अभी आप आने वाले दिनों में आप कह रहे हो कि अगर कुछ नहीं हुआ तो फिर वापस गुजरात हम आएंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, तो अभी क्या रोड मैप रहेगा? क्योंकि क्या है कि आप बीते दिनों में आए तो आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था, आपने कहा था कि इधर जवाब नहीं मिल रहा है, पुलिस स्टेशन जा रहे तो कोई सुनने वाला नहीं है, तो अगली बार आएंगे तो भी वैसा होगा, तो कोई तैयारी करके आएंगे या फिर कोई नेता को लेके आएंगे? अगली बार हम सारे लोग तैयारी के साथ में आएंगे। और आपको परसों भी एक मीडिया को हमने भेजा था कि जो गोस्वामी जो पीआई, इसकी जो फर्स्ट जो जांच कर रहा है अधिकारी, उसने सेम का सेम बनासकांठा के उस अपहरण केस के अंदर उसने किया था। उसमें 6 महीने के लिए पुलिस से निलंबित भी हुआ था। इसमें जितने अधिकारी हैं, चाहे एसपी को देखो, आपने कल जो रिपोर्ट दी इन्होंने, इतना सोशल मीडिया और इतनी हमने गुहार लगाने के बाद में उस रिपोर्ट के अंदर डॉक्टर ने साफ साफ जो सेकंड जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, मेडिकल टीम ने कहा कि जब भी शरीर के कपाल को पोस्टमार्टम किया जाता है तो 60 टाँके लगते हैं, इन लोगों ने 12 टाँके लगाए। इन्होंने पोस्टमार्टम को भी फर्स्ट में तो पूरे एविडेंस इन्होंने मिटाने की पूरी कोशिश की है। पूरे के पूरे फर्स्ट जो इन्होंने पंचनामा दिया है उसमें चाहे एम्बुलेंस की जो भूमिका वो संदिग्ध रही है। इसमें जो पुलिया के ऊपर रॉन्ग साइड से जो एक जो वहाँ का लोकल गैंगस्टर है मुसलमानों का, उसकी गाड़ियों का वहाँ पे मूवमेंट रहा है। पूरे के अंदर पुलिस ने हर एविडेंस को मिटाने की कोशिश की है। पीआई रजिस्टर में जो कार्ड सार्ट है तो पूरा स्पष्ट हो गया। ये तो साफ साफ लोकतंत्र की हत्या हो रखी है गुजरात के अंदर। और हमारे तमाम जो नेता हैं सब लोग मिलके और एक बहुत बड़ी संख्या के अंदर गुजरात में हम लोग आएंगे। शरण चौधरी के पास आ रहा हूँ। अब तो डॉक्टर है और मुझे पीछे वैसी फोटो भी दिख रही है, फोरेंसिक रिपोर्ट आपने भी देखी होगी, उसका अभ्यास आपने भी किया होगा, क्या कहेंगे उसके बारे में? देखिए, शरीर पे 42 से ज्यादा घाव है, वो अपना आप में घावों से पता चल रहा है कि एक्सीडेंट में 42 घाव होना और फोरेंसिक की रिपोर्ट को कहीं न कहीं इसमें जो है चीजें तरोड़ मरोड़ के पेश की हुई है। भाई जयंत जी ने बहुत सारी चीजें बताई आपको, और मैं तो ये कह रहा हूं कि जो रिपोर्ट और जो बॉडी थी, उस बॉडी के अकॉर्डिंग तो सीधा सीधा दिख रहा था कि मर्डर है। फर्स्ट नेक आई से यदि कोई उस बॉडी को देखेगा तो ऐसे लगेगा कि ये सीधा सीधा मर्डर है, और बॉडी देखने से पता चल जाता है कि क्या हुआ। एक्सीडेंट की बॉडी और मर्डर की, और इतने सारे घाव, एक्सीडेंट में 42 घाव कहां से आएंगे? चलो कहीं से पांव कट जाए, हाथ कट जाए, सिर फट जाए, लेकिन इस प्रकार से निर्मम हत्या हुई है, ये क्लियर कट हत्या है। और हम तो कह रहे हैं दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, सीबीआई को जांच सौंप दो। अब वहां पे बीजेपी की सरकार, राजस्थान में बीजेपी की, केंद्र में बीजेपी, तो किसको, क्या जयराम जडेजा को बीजेपी की सरकार उसको बचाना चाहती है? वो एक अलग उनकी मंशा है, लेकिन सीबीआई को जांच देते ही सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। और हम लोग भी चाहते हैं सीबीआई की जांच से खुलासा हो आखिर हुआ क्या है। हमारी मांग ही यही है कि सीबीआई से जांच हो, और हमारे भाई का एक्सीडेंट हुआ है तो सारी सीबीआई जांच करके पूरे देश के सामने खुलासा करे। और ये हत्या हुई है
तो उन हत्यारों को गिरफ्तार कर और सलाखों के पीछे भेजें। जब सारी चीजें दिख रही है, अब उसको इन तथ्यों को इतना छिपाना, इनको मिटाना, एविडेंस को मिटाना, सारी चीजें हैं, तो ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि इनकी मंशा कुछ अलग है। और इस प्रकार की मंशा अलग है तो आप सोचो कि एक ये तो राजस्थान का मामला है, न जाने गुजरात में ऐसे कितने मामले होंगे जो जिनको छुपाया जा रहा होगा। ये राजस्थान में क्या है कि राजस्थान एक ऐसा प्रांत है, ऐसा राज्य है जहां पे हक अधिकार के लिए किसान के बेटे हमेशा सड़कों पे आते हैं और अपना हक अधिकार और न्याय दिला के ही उठते हैं। हनुमान जी हमेशा से एक बात कहते हैं कि पीड़ित शोषित के लिए, किसान जवान के लिए मैं हमेशा आखिरी सांस तक लड़ूंगा। तो मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि नेताजी पूरी तरह से प्रयासरत हैं कि हमारे भाई को न्याय मिले और परिवार को सबल मिले, ये हमारी मंशा है। अब केंद्र सरकार, बीजेपी, और मैं तो कह रहा हूं गृह मंत्री जी को ये मैसेज देना चाहिए कि कोई भी चाहे हत्यारा, हम ये नहीं कह रहे कि हत्यारा जरूर है, क्योंकि हत्या हुई है, एक्सीडेंट नहीं हुआ, तो हत्यारों को गृह मंत्री जी को जेल भेज के देश के अंदर मैसेज देना चाहिए कि मेरे रहते हुए मैं गृह मंत्री इतना मजबूत हूं कि गुजरात में जो राजस्थान के बच्चे का मर्डर हुआ है वो सलाखों के पीछे जाएंगे। गृह मंत्री जी को खुद आके मीडिया के सामने एक बयान और एक मिसाल पेश करनी चाहिए देश के अंदर। जी शरवण जी, कुलदीप जी आपके पास आ रहा हूँ। कुलदीप जी, अभी जो राजकुमार चौधरी है उनके पिताजी का निवेदन भी सामने आया था। उनके पिताजी बोल रहे थे, अभी उनके पिताजी की स्थिति कैसी है, उनके ऊपर कोई दबाव है या नहीं, आप जब उनसे बात करते हो तो वो क्या जवाब देते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या कह रही है कि अभी वो आगे लड़ने के लिए अभी भी वो पहले जितना जुनून रख रहे हैं या फिर थोड़ा परिस्थितियों में बदलाव आया? देखिए, आज किसी का जवान बेटे के साथ ऐसी घटना होती है तो उस परिवार का तो सब कुछ टूट गया, उसकी आस और सपने सारे धूमिल हो गए। आज राजकुमार जाट को उसके पिताजी को हम देखते हैं, रतनलाल जी को, तो ये कहीं ना कहीं मन में एक बहुत बड़ी पीड़ा होती है और गुस्सा भी है। तो हम भी महसूस करते हैं और वो खुद भी महसूस करते हैं, लेकिन उन्होंने भी ये मजबूती है कि मेरे बच्चे के साथ क्या हादसा हुआ, किसने मारा है या किसी ने एक्सीडेंट किया, मैं वो चाहता हूँ चाहे इसके लिए मुझे किसी भी हद तक जाना पड़े, मैं मेरे बच्चे के लिए न्याय लेके रहूंगा। ये मेरी जिंदगी का यही आखिरी मकसद है। और रतनलाल जी जो किसान कौम से आते हैं, जाट कौम से आते हैं, मजबूती आई है। हम लोगों ने कहा कि हम आपके बेटे के समान हैं, ये घटना किसी के साथ भी हो जाए तो उन्होंने पूरा विश्वास है कि मेरे साथ जो मेरा समाज खड़ा है या जो मेरे राजस्थान के जो लोग हैं जो खड़े हैं, जो भी राजस्थान के गुजरात के जो लोग खड़े हैं, उनमें वो अपना विश्वास कायम किया है कि मेरे बच्चे को न्याय मिलेगा, मुझे न्याय मिलेगा। अब मेरी जिंदगी का मकसद एक ही है कि जो भी हत्यारे हैं वो सलाखों के पीछे जाएं, ताकि मेरे मन में कोई संशय न रहे कि मेरे बच्चे के साथ जो हो गया वो तो हो गया, लेकिन उसको न्याय नहीं दिला पाया। जी कुलदीप जी, जैन जी, मेरे को एक बात बताइए कि जो रतन कुमार जी है, अभी राजकुमार जी के पिताजी, वो वहां पे गोंडल पे सालों से थे, वहां पे उनका काम चल रहा था, अभी वो क्या काम कर रहे हैं? क्योंकि अब तो मुझे लग रहा है कि वो गोंडल नहीं जाएंगे, क्योंकि ये सब हो गया तो शायद गोंडल जाएंगे, अकेले रहेंगे तो उनको भी अच्छा ना लगे, तो अब वो क्या कर रहे हैं? क्योंकि मैं अगर केस से रिलेटेड नहीं है पर बात इसके लिए कर रहा हूँ क्योंकि अगर उसका बेटा चला गया है तो उसकी स्थिति कैसी है, गुजरान कैसे चल रहा है, फिर क्या वहां पर भी उसका काम धंधा शुरू हो चुका है? नहीं, किसी प्रकार का कोई काम धंधा नहीं शुरू हुआ है, वो तो बस न्याय की आस में रहते हैं और उनकी तो आर्थिक स्थिति बहुत ही कम दयनीय है। उन्होंने जितना कमाया गोंडल के लोगों ने, अभी आज भी हमारे साथ में वो बता रहे थे कि गोंडल जब गांव हुआ करता था तो गोंडल में बोले सिर्फ 2 ही लोग हम फेमस थे, एक तो बोला मेरी पाव भाजी फेमस थी और एक कोई आइस गोला बता रहे थे, बाकी बोला ये अब तो शहर बन गया। पहले गोंडल के अंदर बोलो मेरे को आज इतनी साल हो गई, इनके तो जो एक बेटे को पढ़ाने के लिए प्लॉट लिया हुआ था वो भी उन्होंने बेच के बेटे को इन्होंने बाजीराव से कोचिंग करवाई थी यूपीएससी की, और यहाँ उदयपुर में इन्होंने पढ़ाया। बेटा नेशनल जब खेलने गया था तब भी प्लेयर रहा हुआ तो उसके लिए भी इन्होंने सारे संसाधन बेटे पे लगा दिया था इन्होंने। अभी बहुत ही दयनीय स्थिति है इनके परिवार की। और यहाँ हमारे राजस्थान से वो वहाँ गए थे, सिर्फ कमाने के लिए गए थे। गोंडल का आपको पता है, अभी पिछले दिनों पाटीदारों के लड़के के साथ में मारपीट हुई, पाटीदार समाज में जब रोष पैदा हुआ तो उन्होंने गांव में मीटिंग करके गोंडल शहर के अंदर
कैसे सीधे सीधे पब्लिक को धमका रहे थे, सीधे सीधे कह रहे थे कि अगला गोंडल का विधायक मेरा बेटा गणेश होगा। तो वैसे माहौल के अंदर जहाँ पे पीआई गोस्वामी जैसे लोग रहते हैं, जहाँ एसपी जैसे भ्रष्ट वहाँ पे पुलिस सुप्रिटेंडेंट हैं, जहाँ पे सरकार जो ऐसी है कि जो पूरे देश के अंदर तो मॉडल की बात करती है, डेवलपमेंट की बात करती है, जबकि वहाँ आज भी लोकतंत्र ना होके राजाशाही जैसा एक गुंडों की वहाँ पे एक सिस्टम चल रहा है। तो वहाँ एक गरीब आदमी कैसे वहाँ से मतलब कि अपना घर परिवार चलाएगा? वो तो नहीं जाएंगे, अभी जैन तो जी, वो न्याय के अभी लिए लड़ेंगे। अब मैं ऐसा पूछ रहा हूँ कि अगर आपके साथ बात हुई तो मेरे को जानना है कि उनके पिता क्या सोच रहे हैं, वो गोंडल वापस आएंगे या फिर अब वही रहेंगे? नहीं नहीं, वो तो अभी तो इस न्याय की लड़ाई के लिए वो तो कह रहे हैं कि चाहे दिल्ली जाना पड़े मुझे, चाहे मुझे वो आमरण अनशन करना पड़े, भूख हड़ताल करनी पड़े, मुझे सब कुछ त्यागने के लिए तैयार है वो तो। कि पहले न्याय है, उसके बाद में काम धंधा है। बोले जब मेरा बेटा ही मर गया, मेरे सपने ही मर गए, मेरे सब कुछ मार दिए उन लोगों ने, तो बोला मेरा जीने का सिर्फ एक ही मकसद है कि मेरे बेटे को न्याय मिले, सीबीआई जांच हो और निष्पक्ष जांच हो के जो आरोपियों में जेल के अंदर जाए, उसके बाद में काम धंधे की सोचेंगे। जी, अब आप तीनों से एक एक आखिरी कमेंट ले लेता हूँ, फिर हम ये जो चर्चा करें उसको खत्म करेंगे। श्रवण चौधरी जी, आपके पास आ रहा हूँ। कल सभा मिलने जा रही है, आप क्या सोच रहे हो? अपेक्षा क्या है? क्या देखने को मिल सकता है? दूसरी बात यह है कि इधर की प्रेशर की तो बात हमने की, पर वहां ऐसा कुछ नया आप करने जा रहे हो कि जिससे पूरे देश में उसकी नोंद ली जाए और उसको एक बड़ा बैनर मिल सके? जिंदा कौमें किसी का इंतजार नहीं करती। और मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगा कि आपके जिसके श्रवण जी, आपका शुरुआती आवाज, आपका माइक बंद था इसलिए नहीं आया था, आप वापस देखिए, शुरुआत। मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि जिंदा कौमें किसी चीज का इंतजार नहीं करती। राजस्थान के अंदर किसान कौम हक और अधिकार के लिए सारे युवा आक्रोशित हैं। और कल तो जो कर रहे हैं, ये गुजरात को चेताने का काम कर रहे हैं। गुजरात की पुलिस जो लिपापोती कर रहे हैं उसको चेताने का काम कर रहे हैं सारे भाई मिलके राजस्थान के अंदर। और यदि इससे नहीं समझ रहे हैं तो आने वाले समय के अंदर लाखों की तादाद में राजस्थान के लोग गुजरात की धरा पे होंगे। समय रहते भाई को न्याय नहीं मिला तो सारे लोग सड़कों पे दिखाई देंगे। और फॉरेंसिक रिपोर्ट ये भी बता रही है कि ये एक्सीडेंट नहीं है। जब इतनी लिपापोती पुलिस कर रही है तो आप बताओ कितनी बड़ी शर्मनाक बात है कि एक स्टेट की पुलिस किसी मुलजिम को बचाने के लिए इतना झूठ लिख दे और एक्सीडेंट साबित नहीं हो, और फॉरेंसिक रिपोर्ट में ये भी प्रूव हो जाए कि ये एक्सीडेंट नहीं है। तो ये तो बिल्कुल खुला खेल चल रहा है गुजरात की पुलिस के द्वारा और उन गुंडे मवालियों के द्वारा। आने वाले समय में भाई को न्याय नहीं मिला तो फिर सारे लोग, प्रदेश के सारे लोग बैठ के और एक नई रणनीति के तहत हमारे सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल जी के नेतृत्व में ये डिसाइड होगा कि आगे क्या करना है। क्योंकि हनुमान बेनीवाल जी हमेशा पीड़ित शोषित की बात करते हैं और मुझे पूरी उम्मीद है उनसे कि वो इस परिवार के साथ, जिस प्रकार से राजस्थान की 36 कौम के लोग हर हक अधिकार की लड़ाई में एकजुट होकर लड़ाई लड़ते हैं और न्याय मिलता है, मुझे पूरी उम्मीद है कि इस भाई के परिवार को भी न्याय मिलेगा। और सारे युवा, चाहे कुलदीप जी हो, जयंत जी हो और हमारे राजस्थान के अलग अलग हिस्सों से सारे युवा पुरजोर तरीके से न्याय दिलाने की कोशिश में सफल होंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है इस बात को लेके। जी श्रवण जी, कुलदीप जी आपके पास आ रहा हूँ। कितने लोग देखने को मिल सकते हैं आपके अंदाज? हजारों की संख्या में युवा और बुजुर्ग हमारे आएंगे और अपना पक्ष रखेंगे। और ये सिर्फ एक मैसेज होगा कि अभी भी जाग जाओ, नहीं तो आने वाला समय गुजरात की प्रशासन और पुलिस के लिए अच्छा नहीं होगा। क्योंकि जिस प्रकार एक अपराधी को बचाने में लगे हुए हैं, कभी पुलिस प्रशासन दोनों कुछ सब कुछ मौन पड़ा है, पूरा सिस्टम मौन पड़ा है सरकार का, तो ये हरगिज बर्दाश्त नहीं होगा। और जो गुजरात की जो छवि थी लोगों को बिल्कुल धूमिल हो चुकी है। आज थू थू करने में कोई बाकी नहीं छोड़ी है वहाँ के प्रशासन ने और पुलिस ने, कि एकदम
पूरा का पूरा तंत्र उससे मिला हुआ है, एक बदमाश के आगे सरेंडर है। पूरा का पूरा वहां के नेता और वहां की पुलिस सारे उसके चरणों में पड़े हुए हैं। पता नहीं उसने क्या कर रखा है। मैं तो कहना चाहता हूँ मोदी जी से, अमित शाह जी से, कि आपने यूपी में जो योगी जी को बना रखा है उनको थोड़े दिन गुजरात का बनाइए, ताकि ऐसे जो बीमारू प्रदेश बना रखा है आपने, उस गुजरात मॉडल को, जो हाई स्पीड से दौड़ रहा था, बुलेट ट्रेन चल रहे हैं, वो कहाँ चलेंगे, कौन आएगा गुजरात में। आज गुजरात की स्थिति ये हो गई कि अजय राज जडेजा के नाम से यहाँ का व्यापारी होते, पूरे हिंदुस्तान का कहीं का व्यापारी हो, कहीं न कहीं डर में और सदमे में है कि कहीं मेरे परिवार के साथ गलत नहीं हो जाए। तो हम तो इसका हिसाब पूरा चुकता करके छोड़ेंगे। जैसा कि श्रवण जी ने बताया कि हनुमान जी के नेतृत्व में, हमारे जयंत भाई ने बताया कि हमारे किसान कौम, हमारा जाट समाज इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। हमने जो भी लड़ाई लड़ी आज तक, हमारा रिकॉर्ड रहा है, जो भी लड़ाई लड़ी है उसको अंतिम चरण पर लेके गए हैं। जो भी हमारे जो मांग है उसको हम मनवा के जाएंगे और अपराधियों करके छोड़ेंगे नहीं। जी कुलदीप जी, जैन जी ये बता दीजिए कि कोई खास मेहमान आने वाला है, कोई खास बंदा या फिर कोई खास पॉलिटिशियन कल आक्रोश सभा में आने वाला है? कल तो राजस्थान की जो व्यवस्था के परिवर्तन को लेके जो भी युवा साथी जो अलग अलग क्षेत्रों में जो लड़ाई लड़ रहे हैं, जो आवाजें बुलंद कर रहे हैं, सारे वो सब खास मेहमान कल आने वाले हैं। चाहे वो बेरोजगारों के नेता हो, चाहे राजस्थान यूनिवर्सिटी के हो, चाहे अन्य यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट लीडर्स हो, चाहे डॉक्टर साहब जैसे जो हमारे समाज के, हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के डॉक्टर्स की जो टीम है वो हो, सब खास है, तब आएंगे कल तो सिर्फ एक मैसेज दे रहे हैं हम गांधीवादी तरीके से। भीलवाड़ा में इतनी बड़ी गैदरिंग के बाद हमने गांधीवादी तरीके से ज्ञापन सौंपा, हमने IB-CID के माध्यम से सरकार तक बात पहुंचाई कि यहाँ आक्रोश है। हम गुजरात में आए तब भी हमने ये समझाया, सरकार तक ये संदेश पहुंचाया कि हम लोग गुजरात में जा सकते हैं। कल हम जयपुर के अंदर भी हम सरकार को एक मैसेज देना चाह रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे इतनी संख्या में जो आदमी कल आएंगे, वो एक एक चेहरा 2-2, 3-3 हजार लोगों को लीड करता है, कई लोग 50-50 हजार लोगों को लीड करते हैं, वो चेहरे आएंगे कल। उसके बाद में सरकार यदि नहीं मानती है, अपनी हठधर्मिता रखती है, केंद्र सरकार और गुजरात की सरकार नहीं मानेगी, तो हम गुजरात की तरफ कूच का ऐलान करेंगे। जी जैन जी, देखते हैं कल क्या होता है। धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े, बात की। अभी आगे देखते हैं, कल भी हम बात करेंगे और कल क्या होता है वो देखने लायक होगा। धन्यवाद। તો આ હતા ત્યાંના નેતા, રાજસ્થાનના નેતા, રાષ્ટ્રીય લોકતાંત્રિક પાર્ટીના નેતા, જાટ સમાજના આગેવાન અને વકીલ. અલગ અલગ મુદ્દે આપણે વાત કરી. આ 2 માર્ચની ઘટના છે. 2 તારીખે જયરાજસિંહ જાડેજાના ઘરે રાજકુમાર ચૌધરી અને તેના પિતા ગયા હતા. ત્યારબાદ 3 તારીખ પછી તે ગુમ થાય છે. 4 તારીખે તેની લાશ મળે છે અને ત્યારબાદ સતત આ બધી વસ્તુઓ શરૂ છે. વિસ્તારથી જો આપણે વાત કરીએ તો આપને ફરી એક વખત જણાવી દઉં કે તારીખ 2 મૃતકના પિતાની અરજી મુજબ તારીખ 2 ના રાત્રે 11:15 વાગ્યે યુવાન સાથે જયરાજસિંહના બંગલે મારપીટ થઈ. તારીખ 3 માં યુવાન રાત્રિના સમયે લાપતા થયો. પિતાના કથન મુજબ મારપીટ થઈ, ગભરાઈને તેણે ઘર છોડ્યું. તારીખ 4 મુજબ કુવાડવા હાઈવે ઉપર ઈજાગ્રસ્ત હાલતમાં હોસ્પિટલમાં સિવિલમાં લઈ જવામાં આવ્યો અને તેને મૃત જાહેર કરવામાં આવ્યો. તારીખ 5 ની વાત કરીએ તો મૃતકના પિતાએ પોલીસને અરજી કરી જયરાજસિંહના બંગલે મારપીટ થયાનું કહ્યું. તારીખ 9 માં તારીખ 4 અકસ્માત જે રહસ્યમય મોત થયું છતાં 9મી તારીખે આ યુવાનની ઓળખ કેમ થઈ તેવા સવાલો થયા. 10મી તારીખે CBI તપાસની માંગ કરવામાં આવી. એટલે કે આ બધી જે આખી ટાઈમલાઈન છે એ ટાઈમલાઈન મુજબ આખી ઘટના બની છે. ત્યારબાદ પણ અલગ અલગ સમાચાર સામે આવ્યા. ગોંડલને મિર્ઝાપુર સાથે સરખાવવામાં આવ્યું ને આજની તારીખે પણ ગોંડલમાં ડરનો માહોલ છે તેવું કહેવામાં આવે છે. તમે જુઓ, બંને પક્ષ પોતપોતાની વાત મૂકી રહ્યા છે. જયરાજસિંહ અને ગણેશ ગોંડલનો પક્ષ છે કે ભાઈ વાત પૂરી થઈ ગઈ છે, અકસ્માત થઈ ગયો છે, બસનો ડ્રાઈવર હાજર થઈ ચૂક્યો છે અને આ અકસ્માત કેસ છે, આ ફાઇલ બંધ કરો. બીજી તરફ કહેવામાં આવે છે કે આ અકસ્માત નહોતો, આ હત્યા હતી અને આ હત્યામાં અમારા ઘરનો રાજકુમાર ચૌધરી મૃત્યુ પામ્યો છે, તેને ન્યાય મળવો જોઈએ ને નહીં મળે તો ગુજરાત આવીશું. એટલે કે આ વાત ચાલી રહી છે. આક્રોશ સભા છે રાજસ્થાનમાં, જોઈએ શું થાય છે. ત્યારબાદ આપણને ખબર પડશે કે કેટલા પ્રમાણમાં આક્રોશ છે. આક્રોશ રાજસ્થાનમાં ગમે તેટલો હોય, જયરાજસિંહ જાડેજાને ગોંડલમાં મુશ્કેલી કંઈ પણ નથી, કારણ કે તેની વોટ બેંક તો સેટ છે.
પણ વાત એ છે કે જો એ આક્રોશ ગુજરાતમાં આવ્યો અને ભારતીય જનતા પાર્ટીને નુકસાન કરે છે તો પછી જયરાજસિંહ જાડેજા પર પ્રેશર આવશે, તેના પરિવાર પર પ્રેશર આવશે. સાચું કોણ છે, ખોટું કોણ છે, અમને ખબર નથી. અમે કોઈ પણ વ્યક્તિના પક્ષમાં નથી, પણ દરેકને પોતાની વાત મૂકવાનો અધિકાર છે. દરેક શું વિચારે છે વાણી સ્વતંત્રતા મુજબ કહેવાનો અધિકાર છે, અને આ જ અમારો જાણવાનો પ્રયત્ન હતો. અમે જાણ્યું, હજુ પણ આવનાર દિવસોમાં જાણતા રહીશું. જયરાજસિંહ જાડેજા, ગણેશ ગોંડલ, તેમના પરિવારથી પણ કોઈ વાત મૂકવામાં આવશે તો એ પણ આપના સુધી પહોંચાડતા રહીશું. આપ અમારી સાથે જોડાયા તમામ દર્શકોનો આભાર. વાત એ છે કે આ ચર્ચા કેવી લાગી એ કોમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી જણાવજો. ચર્ચા પસંદ આવી હોય તો લાઈક કરજો, શેર કરજો. મને આપશો રજા. નમસ્કાર.